very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform। मेरा नाम है शुभम वासने और आज हम बात करेंगे स्वराजिस्ट एंड रिस्पॉन्सिविस्ट के बारे में। ये टॉपिक इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों यूनिफॉर्म को पाने में मदद करेगा। तो सीडीएस, एनडीए, एफकेट, आईनेट एंड टेरिटोरियल आर्मी। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, अब तक हम बात कर चुके हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो चुका है। गांधी जी ने कहा कि चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से मैं बहुत दुख में हूं कि हमारा हिंदुस्तान अभी नॉन वायलेंट को समझा नहीं है। तो हमें पहले ये इस बात को समझाना होगा, तभी हमारी सोसाइटी तैयार होगी। तो उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं? सिविल डिसोबीडियंस करते हैं। तो अब गांधी जी के इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के खत्म होने से सिविल डिसोबीडियंस के स्टार्ट होने के बीच में कई सारी बातें होती हैं। अब वो क्या बातें हैं उस बारे में हम जानेंगे। देखिए, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ तो बहुत लोग नाराज थे गांधी जी से। उनका मानना था कि गांधी जी ने बिल्कुल सही नहीं किया। जब हम एकदम एज पे थे आजादी लेने के, तो उन्होंने एकदम इसे बॉयकॉट क्यों कर दिया, इसे मना क्यों कर दिया कि भाई इसे बंद करो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। सिर्फ एक चौरी चौरा इंसिडेंट होने के चक्कर में कितने लोगों ने अपनी जॉबें छोड़ी, कितने बच्चों ने अपने स्कूल कॉलेज के बैग किताबें सब जला दी, उनके करियर सबके दांव पे लग गए। कितनों ने अपनी जो लाइफ होती है वो बहुत दांव पे लगा दी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तब भी पाना मुश्किल था और आज भी। तो वो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के अब वो कहां पर जाएंगे? अब उनको वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट तो लेगी नहीं। तो अब इस सारे चक्कर में कई सारे लीडर्स आए। तो इनमें से एक लीडर थे सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू जी। नेहरू जी पहले उनसे बहुत स्ट्रगल करते रहे, पर कुछ हुआ नहीं, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के जो मेन लीडर थे वो गांधी जी थे। इसके बाद गांधी जी कहते हैं, देखो समझो मेरी बात, अगर हम अभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम दोबारा रिवाइव नहीं होंगे, अपनी वीकनेस को नहीं समझेंगे, तो हम आज़ादी ढंग से ले नहीं पाएंगे और बिखरा हुआ महसूस करेंगे, बिखरा हुआ देश बन के रह जाएंगे। तो नॉन वायलेंट को समझना बहुत ज़रूरी है और हमारा काम है कि हम देश में यूनिटी बनाए रखें। इसी बीच क्या होता है कि दो आइडिया सरफेस होते हैं। पहले जो गांधी जी की इन बातों से सहमत हो रहे थे कि हाँ, हमें देश को आगे जोड़ना है, नॉन वायलेंट मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। वहीं एक नया फेस आता है जिनका नाम होता है स्वराजिस्ट। स्वराजिस्ट कहते हैं नहीं, इस तरीके से काम नहीं बनेगा, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा, हमें एक्टिव पॉलिटिक्स में आना पड़ेगा। उनमें से दो नाम थे, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। सी आर दास को नहीं मिला हुआ था देश बंधु, ये आपको याद रखना है। यहां से आगे कहानी बढ़ती है। तो स्वराजिस्ट का मानना था कि जो 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म में लेजिस्लेटिव में जो पोस्टें निकली थी, मतलब इंडियंस के लिए कहा था कि वो लेजिस्लेचर में बैठ सकते हैं, असेंबली में बैठ सकते हैं, उसके लिए वो इलेक्शन फॉर्ड करेंगे और जो जो चेंजेस सरकार लेकर आएगी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके खिलाफ वो खड़े होंगे और उसको नीचा दिखाएंगे कि देखो तुम गलत कर रहे हो। और ये बात छपेगी न्यूज़पेपर में, और जब ये न्यूज़पेपर में छपेगी तो जो लोग हैं वो जागरूक होंगे, वो आगे बढ़ेंगे। जबकि चेंजर्स का मानना था, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंसारी का मानना था कि नहीं, इन सबसे कुछ नहीं होगा, हमें और प्रमोट करनी होगी हिंदू मुस्लिम की यूनिटी, जिससे हमारा देश स्ट्रांग बना रहे। अनटचेबिलिटी को हटाना होगा, वुमेन का स्टेटस बढ़ाना होगा और खादी और स्वदेशी को हमें प्रमोट करना होगा। और यहां पर लोगों में जब अपराइजिंग आएगी कि हाँ देखो ये चीज हमारे देश के लिए, फ्रीडम के लिए जरूरी है, तो हम अपने आप ही आजादी पा जाएंगे। यहां से कहानी स्वराजिस्ट में क्या होता है कि दिसंबर 1992 में स्वराजिस्ट एक पार्टी फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है स्वराज्य पार्टी। अब इस स्वराज्य पार्टी के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो होते हैं सी आर दास और उसके सेक्रेटरी होते हैं मोतीलाल नेहरू। मेन दो लीडर ये होते हैं। गांधी जी जो जेल में गए हुए थे 6 साल के लिए, अंग्रेज उन्हें रिलीज कर देते हैं बिकॉज ऑफ पुअर हेल्थ। अब यहां पर क्या होता है कि गांधी जब वापस आते हैं बाहर, तो कहते हैं जो लेजिस्लेचर में आप इलेक्शन फॉर्ड करके लड़ना चाह रहे हो वो मत करो, ये गलत है, ऐसा मत करो। और स्वराजिस्ट को वो कन्विंस करने में फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, एक काम करो, आपको एक अलग पार्टी बनानी है बनाओ, आपको इलेक्शन फॉर्ड करना है करो, बट कांग्रेस को मत छोड़ो। क्योंकि गांधी जी को रियलाइज था जब सूरत स्प्लिट हुआ था उससे कहीं ना कहीं यूनिटी में बहुत बड़ी दरार आ गई थी और दो अलग फेस खड़े हो गए थे, और जिसकी वजह से एक प्रॉपर मूवमेंट नहीं बन पा रहा था फ्रीडम स्ट्रगल का। तो गांधी जी ने ये बात प्रपोजल रखी। खैर, स्वराजिस्ट इस बात के लिए मान गए, स्वराजिस्ट इस बात को मान गए। और इसके बाद क्या होता है, स्वराजिस्ट ने अपनी स्ट्रेटेजी पे काम करना शुरू किया। उन्होंने इलेक्शन फॉर्ड किया लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो लोग जीत जाते हैं और इसमें क्या होता है, विट्ठल भाई जे पाटिल जो होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के स्पीकर बन जाते हैं। वो है 1925, ये साल आपको याद रखना है।
और यहाँ पर वो जो अंग्रेजों की नीतियां होती हैं उनका खंडन करते हैं और न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है, तो लोग बहुत ज्यादा जागरूक होते हैं। पर उसी साल 1925 में CR दास, जो कि देशबंधु के नाम से जाने जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है और स्वराज्यस्ट पार्टी का एक प्रोमिनेंट लीडर वहां से चले जाते हैं भगवान के पास। तो वहां पर एक बहुत सेटबैक लगता है। वहीं इसी बीच क्या होता है, कम्युनल थ्रेड आ रहा होता है। कम्युनल थ्रेड क्या होता है? देखिए, कम्युनल हमारे देश में शब्द इसलिए आया था पहली बार जिसमें हम एक अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिजर्वेशन देते हैं या उसको एक अलग क्लास दे देते हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम ही इलेक्ट होकर आएगा या यहाँ पर कोई दूसरा रिलीजन का इंसान इलेक्ट होकर आएगा। तो वहां पर हिंदुओं को लगता है कि देखो, हम आजादी की बात तो कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है हम हिंदुओं को भूल जा रहे हैं, हिंदुओं की राइट्स की बात ही नहीं कर रहे। अब इस चक्कर में दो पार्टियां आगे खड़ी हो गई, दो संगठन आगे खड़े हो गए। एक था हिंदू महासभा 1970 में एंड RSS 1925 में। अब इस पार्टी के चलते, इन दोनों पार्टी के खड़े होने के चक्कर में बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सोचिए, अगर मान लीजिए किसी भी कम्युनिटी में अगर मेजॉरिटी वाली जो जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो ये कहेगा कि उनकी राइट्स का खंडन हो रहा है, तो ये बात थोड़ी सुनने भी एब्सर्ड लग रही है और ये किस मुद्दे पे ये बात कह रहे हैं। फिर यहां से कहानी और आगे बढ़ती है और जो स्वराजिस्ट होते हैं उनमें भी पार्टीशन हो जाता है। एक होते हैं नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट, एक होते हैं रेस्पॉन्सिविस्ट। नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट में होते हैं मोतीलाल नेहरू एंड रेस्पॉन्सिविस्ट में होते हैं मदन मोहन मालवीय एंड लाला लाजपत राय। यहां से कहानी जब आगे बढ़ती है तो जो स्प्लिट होता है स्वराजिस्ट में, उनमें कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होता है। उनका मानना क्या होता है, जो नॉन रेस्पॉन्सिविस्ट होते हैं उनका ये हिंदुइज्म मुस्लिम इस रिलीजन वाली टर्म में ना मानने में कुछ यकीन नहीं होता। उनका मानना होता है सिंपल एकता, यूनिटी, कि भाई अगर हम ये खाली हिंदुइज्म इस्लामिक इन चीजों की बातें करते रहेंगे तो एकता नहीं आएगी। पर जो रेस्पॉन्सिविस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि देखो, आजादी बाद में लेंगे, पहले एक काम करो, आप जो हिंदू है ना उनके लिए आप जगह बनाओ सरकार में, तभी हम आगे काम कर सकते हैं, तभी हमारी जो हिंदू जो एक कम्युनिटी है वो ही आगे बढ़ पाएगी। तो वो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो रहा था और ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी। तो यहाँ होता है हमारा वीडियो का एंड, ये होता है वीडियो का एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। मेरे लिए कोई मैसेज है तो हैशटैग वाशनिंग करके कमेंट बॉक्स में आप डालिए और मैं लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।